हम बात करेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में। देखो, इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो स्कूल के अंदर एक कोऑर्डिनेटर है, राइट। तो अब कोऑर्डिनेटर के पास बच्चा बहुत सारे काम होते हैं। उसको एग्जामिनेशन भी स्कूल का टाइम पर कराना है ना। उसको पेरेंट्स को भी डील करना है। उसको क्लासरूम में भी प्रॉपर एकेडमिक क्लासेस चल रही हो इस पे फोकस करना है ना। एग्जाम से रिलेटेड भी पेपर टाइम पर सबमिट होना चाहिए, पेपर टाइप होके आ रहा है, पेरेंट्स से डील करना है ना। स्टूडेंट्स काउंसलिंग पे भी फोकस करना है। तो इस तरह के बहुत सारे काम उनके पास होते हैं, है ना। पेपर को टाइप भी करवाना है ना। तो वो क्या करता है, अगर वो सारे काम खुद करने लग गया तो वो कहीं का नहीं रह पाएगा, गोल वो अचीव नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करता है, जो मेन मेन काम है जो उसको ही परफॉर्म करना चाहिए, जो उसको ही फोकस करना चाहिए, जैसे स्टूडेंट का काउंसलिंग करना, जैसे पेरेंट्स से खुद डील करना, बात करना, उनको मोटिवेट करना कि हम अच्छा करा रहे हैं, तो ये काम तो वो खुद कर लेता है। लेकिन जैसे एग्जाम का पेपर टाइप होना है, बच्चों के लिए बैनर बनने हैं जो विनर्स रहे हैं, है ना, एक्टिविटी का काम है, इस तरह के काम वो क्या कर देता है, अपने नीचे के इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स को। अब कोऑर्डिनेटर के नीचे इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स कौन हो गए, उनके जो टीचर्स हैं वो इमीडिएट सबऑर्डिनेट हो गए कोऑर्डिनेटर के नीचे। तो वो काम उन टीचर्स को सौंप देता है ना। इससे क्या हो पाएगा, कोऑर्डिनेटर मेन जो काम है उस पे फोकस कर पाएगा, राइट। तो अब देखो क्या हुआ, यहां पर जो उसने काम टीचर्स को सौंप दिया, है ना, जो काम टीचर को सौंपा है उससे रिलेटेड उसको थोड़ी बहुत पावर भी दे देगा कि भैया आप अपने हिसाब से, जैसे मैं बोलता हूँ बैनर डिजाइन करके लाओ, तो मैंने कहा जी आप बैनर डिजाइन करो, है ना। सिस्टम वगैरह स्कूल का यूज कर लो, जो भी आपको रिसोर्स चाहिए आपके पास अथॉरिटी, आप उसको यूज कर लो, लेकिन डिजाइन करके लेकर आओ। तो यहां पर मैंने अथॉरिटी तो दी है काम से रिलेटेड, है ना, लेकिन फाइनल अप्रूवल मेरा ही होगा, उस कोऑर्डिनेटर का ही होगा फाइनल अप्रूवल, राइट। तो यहां पर डेलीगेशन हो गया। डेलीगेशन का मतलब क्या था भैया, कि जब एक कोऑर्डिनेटर या जब एक मैनेजर अपना पार्ट ऑफ वर्क नीचे के सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर करता है और उससे रिलेटेड उसको कुछ अथॉरिटी भी देता है, तो उसको अपन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का नाम देते हैं। क्यों कर रहा था ये डेलीगेट, क्योंकि भैया वो मेन काम पर फोकस कर सके, सारे काम वो खुद नहीं कर सकता। यहां पर ध्यान रखना बेटा, डेलीगेशन में मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, क्योंकि एक सुपीरियर है और एक सबऑर्डिनेट है। इन दो के बीच में काम बट रहा है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, है ना। तो यहाँ 1-to-1 रिलेशनशिप है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। लेकिन एक बात को बड़ा ध्यान से समझना, बेशक से कोऑर्डिनेटर ने टीचर को काम सौंप दिया, है ना, उसको अथॉरिटी दे दी कि भैया ये काम आप करो, लेकिन अगर उस काम में फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो टीचर आंसरेबल है कोऑर्डिनेटर को, और कोऑर्डिनेटर जवाबदेही है प्रिंसिपल को। यहां पर डेलीगेशन के अंदर जो कोऑर्डिनेटर है, जो मैनेजर है, उसकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी बेटा, उसकी आंसरेबिलिटी रहेगी। वो उस चीज से नहीं हट सकता, जवाबदेही जो है वो कोऑर्डिनेटर की ही रहेगी। द मैनेजर स्टिल होल्ड अकाउंटेबिलिटी इवन इफ द सबऑर्डिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द टास्क। काम कर रहा है टीचर, लेकिन करवा कौन रहा है, कोऑर्डिनेटर। तो भैया उसको ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है काम नीचे वालों को दे दिया और हट गया, देखा ही नहीं। यू हैव टू चेक, है ना। तो इसलिए कहा गया है, डेलीगेशन में क्या होता है बेटा, रेस्पॉन्सिबिलिटी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप दे तो देते हो किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन स्टिल यू आर आंसरेबल फॉर द सबऑर्डिनेट वर्क, ठीक है। और डेलीगेशन इसलिए करते हैं ताकि काम जो है अच्छे से हो पाए, मेन काम पर कोऑर्डिनेटर फोकस कर पाए, बाकी नीचे के टीम से करवा रहा है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अभी से मैं क्लियर कर दे रहा हूं, क्योंकि आगे मैं डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ाऊंगा, तब कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होती है बच्चों को, इसलिए क्लियर कर देता हूं बेटा। डेलीगेशन में क्या कर रहा है, सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर रहा है कुछ काम, टेम्पोरली दे रहा है इसको, परमानेंट इसका अथॉरिटी नहीं बना रहा, परमानेंट इसको मालिक नहीं बना रहा इस काम का, है ना। सिर्फ टेम्पोरली ये काम दे रहा है और टेम्पोररी इससे रिलेटेड उसको अथॉरिटी दे रहा है ना। फाइनल अप्रूवल उस काम का कौन देगा, कोऑर्डिनेटर ही देगा। फाइनल अप्रूवल कौन देगा, कोऑर्डिनेटर ही देगा। कुछ ही अथॉरिटी अभी नीचे वालों को दे रहा है, लेकिन फाइनल अप्रूवल उसी का रहेगा। मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है यहाँ पर, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और बेशक से नीचे वाला सबऑर्डिनेट उस काम को कर रहा है, लेकिन जवाबदेही
उस ये कोऑर्डिनेटर अपने ऊपर के प्रिंसिपल को जवाबदेही इसी का होगा, आंसबिलिटी इसी का होगा। काम में कोई दिक्कत होती है तो सबऑर्डिनेट जो है सुपीरियर को रेस्पॉन्सिबल होगा, और सुपीरियर जो है अपने सुपीरियर को, प्रिंसिपल को रेस्पॉन्सिबल होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, राइट। आगे समझना, टॉम इज द मैनेजर। जैसे कि एग्जांपल ले लिया, टॉम एक मैनेजर है, इसने अथॉरिटी डेलीगेट कर दी किसको, डीक को, अपने असिस्टेंट को। अब डीक जो है वो रेस्पॉन्सिबल है काम को पूरा करने के लिए, और ये टॉम को क्या है, आंसरेबल है। ठीक है, दिस इज डेलीगेशन बिटवीन टॉम एंड डिक, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है बेटा, है ना। ऐसे ही एक एग्जांपल और समझना, जैसे एक स्कूल प्रिंसिपल ने क्या किया, स्कूल की एनुअल फंक्शन की प्लानिंग का काम टीचर को दे दिया। तो प्रिंसिपल ने क्या किया बेटा, पार्ट ऑफ इस वर्क, टेम्पररी वर्क था, परमानेंट तो अभी इसी टीचर को एनुअल फंक्शन का काम नहीं करने का, है ना। और टीचर को कुछ काम और डिसीजन लेने की अथॉरिटी दी गई है, मतलब जो प्लानिंग करनी है उसके रिगार्डिंग अथॉरिटी दे दी गई। लेकिन फाइनल अप्रूवल कौन कर रहा है, प्रिंसिपल ही करेगा। तो बेटा जी यहां पर एक तो सिंपल सी बात आपने सीखी कि टेम्पररी वर्क को यानी रूटीन वर्क को डेलीगेट किया गया है, मेन वर्क को डेलीगेट नहीं किया गया। प्लस जो अथॉरिटी है वो भी टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है अथॉरिटी। यहां पर इस चीज को ध्यान रखेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में। ये डेलीगेशन है, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए अथॉरिटी दी गई है। ठीक है, फाइनल अप्रूवल किसके पास है, अभी भी टॉप मैनेजमेंट के पास ही है। तो ये डेलीगेशन था। और डेलीगेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, वो सारे काम अकेला नहीं कर सकता, इसलिए कुछ अथॉरिटी उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी पड़ती है अपने नीचे के इमीडिएट के लोगों के साथ। आई होप ये अच्छी तरह आपको क्लियर हो गया होगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। अथॉरिटी डाउनवर्ड ट्रांसफर होती है बेटा, सुपीरियर ऊपर है तो नीचे वालों को देगा, सबऑर्डिनेट को ही देगा, वो अथॉरिटी काम सौंपेगा। तो इसलिए क्या हुआ, ये डाउनवर्ड हो गया। सेव टाइम, क्योंकि सुपीरियर सारे काम करता तो बेटा टाइम लग जाता उसको, है ना। अब नीचे के लोग को कुछ काम दे दिया तो मेन काम पर फोकस कर पा रहा है, इसका टाइम बच रहा है ना। हेल्प अदर्स टू ग्रो, अब नीचे वालों को काम दिया तो नीचे वाले भैया वो काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो वो सीख पा रहे हैं। ऐसे ही नीचे वाले लोगों को अलग अलग तरह का काम देंगे तो कल को ये भी मैनेजर की पोजीशन में बैठ सकते हैं, इसलिए इनको ग्रो होने का मौका मिल रहा है। ठीक है, नो एबिडिकेशन, गिविंग अप रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर ये बात बड़े ध्यान से समझना, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मैंने तुमको बता दिया था कि बेशक से मैनेजर डेलीगेट कर दे रहा टास्क, है ना, फिर भी वो रेस्पॉन्सिबल रहेगा। आप सबऑर्डिनेट को काम तो दे रहे हो, सुपीरियर आप सबऑर्डिनेट को काम तो दे रहे हो, सबऑर्डिनेट आपको जिम्मेदार रहेगा, और आप इसके लिए आंसरेबल रहोगे अपने ऊपर के लोगों को। इस काम की जिम्मेदारी से आप पीछे नहीं हट सकते, रेस्पॉन्सिबिलिटी से आप पीछे नहीं हट सकते। और जिसको भी आपने अथॉरिटी दी है बेटा, जिस भी सबऑर्डिनेट को, अगर वो काम सही से नहीं कर पा रहा, आप उससे पावर लेकर किसी और को दे सकते हो। इस बात को ध्यान रखेंगे डेलीगेशन के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखो डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होता है, देखो अथॉरिटी का मतलब राइट टू गिव ऑर्डर। भाई किसके पास अधिकार है ऑर्डर देने का, ऑफकोर्स बॉस के पास। बॉस यानी सुपीरियर, सुपीरियर के पास। सुपीरियर किसको ऑर्डर देगा, अपने सबऑर्डिनेट को, है ना। तो किसके पास अधिकार है ऑर्डर देने का अपने सबऑर्डिनेट को, या किसके पास अधिकार है ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज का यूज करने का। ठीक है जी, तो अथॉरिटी मींस द राइट टू गिव ऑर्डर, और साथ ही साथ ऑर्डर देने के बाद ये एक्सपेक्ट करना कि वो फॉलो होना चाहिए। तो ये डाउनवर्ड फ्लो होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। इट कम्स फ्रॉम अ पर्सन पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल अ मैनेजर हैज अथॉरिटी ओवर देयर टीम मेंबर्स। क्लियर हो जानी चाहिए बात कि अथॉरिटी का मतलब क्या है भैया, कि वो व्यक्ति कौन है जिसके पास अधिकार है ऑर्डर देने का, और किसके पास ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को यूज करने का अधिकार है। तो भैया अथॉरिटी कहां से फ्लो करेगी, टॉप से बॉटम, हायर लेवल से लोअर लेवल पर। ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए, क्योंकि अथॉरिटी ऊपर से ही आएगी ना। ऑर्डर कौन देगा, ऊपर से लोग देंगे नीचे वालों को, है ना। इसलिए ये ऊपर से नीचे आएगा, फ्लो डाउनवर्ड की तरफ होगा। अ सेल्स मैनेजर टेल अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, ये कौन है, सुपीरियर है बेटा, ये कौन है, सबऑर्डिनेट है, इसलिए इसको ऑर्डर दे रहा है कि भैया मंथली रिपोर्ट प्रिपेयर करो, और ये इससे एक्सपेक्ट कर सकता है कि ये प्रिपेयर करके लाएगा। तो मैनेजर के पास अथॉरिटी थी इंस्ट्रक्शन को इशू करने का। तो आई होप अथॉरिटी आपको क्लियर है।
दूसरा है रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब अब जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव है, इसके पास काम आया किसके द्वारा, सुपीरियर के द्वारा, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई इसकी, उस काम को कंप्लीट करेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी मींस द ड्यूटी टू कंप्लीट द टास्क गिवन बाय सुपीरियर। रेस्पॉन्सिबिलिटी आ कहां से रही है बेटा, अथॉरिटी से ही तो आ रही है। अथॉरिटी का मतलब क्या था, ऑर्डर दिया, है ना। तो अब जिसने जिसको ऑर्डर दिया, पावर दिया, है ना, तो अब जब उसको उसने ऑर्डर दिया तो अब ऑर्डर मिलते ही रेस्पॉन्सिबल बन गया सामने वाला व्यक्ति, नीचे वाला व्यक्ति। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका आउटकम है, अथॉरिटी का। बिकॉज द एक्सटेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड ऑन इंडिविजुअल अथॉरिटी। आप इस बात को समझेंगे कि भैया अगर मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, और नीचे कौन है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, तो इसके पास अथॉरिटी था, इसने इसको ऑर्डर दिया, तो अब ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। अगर ये ऑर्डर ही नहीं देता तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। तो जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास, कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, वो डिपेंड करेगा भैया इसके पास कितनी अथॉरिटी, कितना ऊपर ओहदे पे है। तो अब ये क्या होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या बेटा, काम को कंप्लीट करना। तो कंप्लीट कौन करेगा, ऊपर से नीचे वाला नहीं होगा, नीचे से ऊपर वाले लोग काम को कंप्लीट करेंगे, बॉटम टू टॉप। द सबऑर्डिनेट इज रेस्पॉन्सिबल टू द सुपीरियर, ये इसको रेस्पॉन्सिबल है, ये इसको जवाबदेही है काम कंप्लीट करने के लिए। इफ समवन इज गिवन अ टास्क दे मस्ट बी गिवन द अथॉरिटी नीडेड टू कंप्लीट इट। अब देखो यहां पर जो बात कही गई है कि अथॉरिटी हमने क्लियर हो गई, रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें क्लियर हो गई, लेकिन दोनों के बीच में बेटा बैलेंस होना चाहिए। आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी बट अथॉरिटी नहीं दी, ये भी गलत है। आपने अथॉरिटी दे दिया बट रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया, तो ये भी गलत है। तो अगर आप अथॉरिटी आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा है तो आप उस पावर का मिसयूज करोगे। अगर अथॉरिटी कम है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तब आप काम को अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाओगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ अ टीम मेंबर इज टोल्ड टू मैनेज अ प्रोजेक्ट, बट उसको पावर नहीं दिया गया, बजट नहीं दिया गया, अथॉरिटी नहीं दिया गया, या टीम नहीं दिया गया, तो भैया वो अकेले कैसे उस प्रोजेक्ट को मैनेज कर पाएगा, या उसको बजट नहीं दिया जाएगा तो कैसे उस काम को कर पाएगा, है ना। एक एग्जांपल और समझेंगे। परचेज मैनेजर ने अपने नीचे के टीम को कहा कि भैया आपको रॉ मटेरियल परचेज करके लाना है, ठीक है जी। अब अगर इसको फंड ही नहीं देगा, फंड यूज करने की अथॉरिटी नहीं देगा, तो बंदा कहां से कर पाएगा। तो अब ये मजे ले रहा भैया, इसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी अगर दोनों हो, जैसे इसने नीचे के लोग को बोला कि भैया फंड यूज करने की अथॉरिटी नहीं दी, तो अब ये बेचारा टीम वाला रॉ मटेरियल कहां से खरीदे, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी इसको, लेकिन अब इसके पास क्या हो रहा है, डिले इन वर्क हो रहा है, काम सही से नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि इसके पास अथॉरिटी नहीं है। और ये क्या कर रहा है, अपने पावर का मिसयूज कर रहा है। क्यों कर पा रहा है, क्योंकि भैया इससे कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, अगर इससे पूछेगा ना सीईओ ऊपर का, हाँ भाई इतना लेट कैसे हुआ, तेरे ऊपर भी जिम्मेदारी है, तो ये जरूर करेगा। इसलिए तो डेलीगेशन में ये कहा गया था कि भैया आप रेस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते, यू विल बी द स्टिल रेस्पॉन्सिबल, इसलिए डेलीगेशन में दिया गया था। नहीं तो नीचे वाले को सौंप देगा, बोलेगा भैया उसने किया था, मैं क्या करूं, गलत कर दिया तो। इस तरह की चीजें को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तीसरी बात आती है एलिमेंट्स में, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मींस आंसरेबल, जो फाइनल रिजल्ट है, जो फाइनल काम हुआ है, उसका आंसरेबल कौन है। तो द सबऑर्डिनेट इज अकाउंटेबल टू सुपीरियर, सबऑर्डिनेट किसको जवाब देगा, सुपीरियर को। और सुपीरियर इज अल्टीमेट अकाउंटेबल है किसको, हायर लेवल को। ये मैंने आपको समझा ही दिया था, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। क्यों, क्योंकि बहुत जरूरी था। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, सीईओ है, सीईओ ने नीचे जीएम को बोला, मान लो, ठीक है, उसके नीचे कोई डिपार्टमेंट का मैनेजर है, तो अब अगर ये इसको जवाबदेही है तो ये इसको जवाबदेही है, ठीक है। ये इसने नीचे वाले को काम सौंप दिया, तो इसने जो काम कंप्लीट किया है उसका जिम्मेदार जीएम है, ये जीएम को जिम्मेदार देगा। मतलब डीएम रेस्पॉन्सिबल है जीएम को, और जीएम रेस्पॉन्सिबल है सीईओ को। दे हैव टू आंसर, अपने ऊपर के लोगों को आंसर करना पड़ेगा। तो ये भी बॉटम टू टॉप जाता है, नीचे से ऊपर,
है ना। आंसरेबल कौन होगा, नीचे से ऊपर वाले को लोग आंसरेबल होते हैं ना बेटा। मैं अपने सीनियर्स को जवाब दूंगा ना, मैं उनको रिप्लाई दूंगा ना कि भैया मेरी कहाँ गलती रही है, या मैंने काम कंप्लीट कर लिया है नहीं कर लिया। ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता, बेशक से आपने काम नीचे के लोगों को सौंप दिया हो। तो आपको ध्यान रखना है, एलिमेंट्स तीन थे बेटा, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी। जो तुम्हारा अथॉरिटी है वो ऊपर से नीचे आएगा, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है जी। इफ अ ब्रांच मैनेजर असाइन अ टास्क टू एन एम्प्लॉय एंड वर्क गोज रॉन्ग, तो ब्रांच मैनेजर स्टिल हैज टू एक्सप्लेन टू देयर ओन बॉस व्हाट वेंट एंड रॉन्ग एंड व्हाई, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है जी। एक एग्जांपल और समझो, एक्स को ऑर्डर मिला कस्टमर से, और एक्स ने इसको डेलीगेट कर दिया सबऑर्डिनेट वाई को कि भैया इसका ऑर्डर पूरा करो। तो वाई आंसरेबल होगा किसको, एक्स को। बट एक्स विल रिमेन आंसरेबल टू कस्टमर, अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी दिक्कत आती है वाई के काम में, तो भैया एक्स आंसरेबल होगा किसको, कस्टमर को। एक्स कांट टेक द एक्सक्यूज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वर्क ऑफ वाई, जो वाई का वर्क है इसके लिए एस कोई एक्सक्यूज नहीं बना सकता कि भैया काम मैंने नहीं किया, काम तो वाई ने किया है। ठीक है। तो ये एलिमेंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मीनिंग, अथॉरिटी का मतलब राइट टू गिव ऑर्डर, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कंप्लीट करना ड्यूटी जो सुपीरियर के द्वारा दिया गया है, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब आंसरेबिलिटी, जो आउटकम आया, जो रिजल्ट आया उसके लिए आंसरेबल कौन है। अथॉरिटी, भैया अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं नीचे सबऑर्डिनेट को, मतलब ऑर्डर हम नीचे वाले को दे सकते हैं, उसको हम पावर भी दे सकते हैं उस काम से रिलेटेड। रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो बॉस है उसने काम नीचे वालों को दे दिया, लेकिन बॉस अपने जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता, वो स्टिल रेस्पॉन्सिबल होगा, नीचे वाले ने जो भी काम किया गलत सही उसके लिए जिम्मेदार वो होगा। और वो भी अकाउंटेबिलिटी को भी डेलीगेट नहीं कर सकता, वो अपने ऊपर के बॉस को आंसरेबल होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा बॉस। जैसे मैंने कहा था एक्स वाई जेड, एक्स ने काम वाई को दे दिया, है ना, और जेड से ऑर्डर मिला मान लो, तो अब वाई किसको जवाब देगा, एक्स को, और एक्स अपने बॉस को जवाब देगा, है ना। तो ये एक्स रेस्पॉन्सिबल भी है प्लस आंसरेबल भी है, ये दोनों काम करेगा एक्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओरिजिन, भैया जो आपकी पावर है एज अ मैनेजर, वहां से ये ओरिजिन होगा। और रेस्पॉन्सिबिलिटी कहां से आया, तुमको बता दिया था, आउटकम ऑफ अथॉरिटी है बेटा, है ना। और रेस्पॉन्सिबिलिटी से ही अकाउंटेबिलिटी आता है ना। अकाउंटेबिलिटी के कारण रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के कारण आंसरेबिलिटी आता है। ठीक है। डाउनवर्ड फ्लो होता है, बॉस टू सबऑर्डिनेट, ये अपवर्ड है और ये भी अपवर्ड है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था।